नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना जो फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग सिलेबस है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो आप सभी को पता है कि मैथ्स को जानने के लिए हमें नंबर्स की, संख्याओं की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए कि किस संख्या को हम क्या कहते हैं, किस तरह से हम इनकी पहचान करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ें जानने वाले हैं। जो भी दुनिया में कोई सी भी कैलकुलेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो हमारे पास में संख्याओं की मदद से ही हो रहा है। चाहे हम हायर मैथमेटिक्स पढ़े, बिल्कुल जीरो से अपन जो भी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो अपन को नंबर्स की नॉलेज ही बताई जाती है। तो वही आप मान के चलें कि हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हायर लेवल तक, एडवांस लेवल तक जो भी चीज़ें अपने काम में आएंगी वो हम धीरे 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 सीख लेंगे। और आप थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिए खुद पर भी, और जो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं कहीं पर भी, चाहे यहाँ पर हो कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उन पर भी थोड़ा सा फेथ बना के आप चलें। तभी जा कर के जो है आपको अपने जो भी टारगेट है उसमें सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत ही प्रीशियस है, उसको बिल्कुल भी हम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो संख्याएं हैं तो वो कौन कौन से प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो संख्या है वो अपने प्राकृत संख्याएं होती है। कौन सी संख्याएं होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। इनको इंग्लिश में अपन नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इनका मतलब क्या है? सिंपल सा, तो जो हम लिखते हैं कि वे संख्याएं जो हम गणना में प्रयुक्त करते हैं, मतलब जो हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, वो संख्याएं हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं जनरली। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये एक से स्टार्ट होती है। और इनको किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? ये जो कैपिटल एन है, इससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अब नॉर्मली जो है हम इसको एन लिख लेते हैं जब, लेकिन अगर हम मैथ्स के ही स्टूडेंट हैं, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं या फिर बुक्स में देखते हैं, तो ये सिंपल एन जो है ना, इसकी जगह पर ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे एक लाइन सी भी बना देते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि क्या है, ये नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये नोटेशन इसका रहता है। आप कोई भी जब यहाँ पर देखें कि एन लिखा है, सिंपल एन भी देखें कहीं पर, जो भी ऐसे लिखा रहता है एन बिलोंग्स टू एन, तो मतलब इसका क्या है कि ये हायर क्लासेस में लिखा रहता है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसे क्या हम इनका यूज़ करते हैं। आपके एग्जाम्स में ये जो है ये नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए वहाँ पे। तो ये हमारे पास ये है कि ये जो स्मॉल एन है, इसकी वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं? ये एन जो है कैपिटल एन, यहाँ से मतलब प्राकृत संख्याओं में से। इसका मतलब है कि एक से लेकर अनंत तक आप कोई भी संख्या का मान जो है यहाँ पर ले सकते हैं। ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृत संख्याएं जो है, इसको अपन सिंपल भाषा में ये देखना है कि प्राकृत संख्याओं को अपन एन से डिनोट करते हैं। और ये जो है एक से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये अपनी क्या है? प्राकृत संख्या। अब पूर्ण संख्याएं जो है, पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएगी? अब पूर्ण संख्याएं में अपन यहाँ पर जीरो भी अगर लगा दें आगे, एक के आगे जीरो लगा दें, सिर्फ जीरो, तो फिर ये क्या बन जाती है? फिर पूर्ण संख्याएं बन जाती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी। कब बनेगी? जब हम उसमें जीरो भी लगा देंगे। ठीक है, जीरो को भी शामिल कर देंगे। यही बात इन्होंने यहाँ लिखी है। देखिए, यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हम क्या कर दें? शून्य को भी, जीरो को भी शामिल कर दें, तो फिर हमें जो भी सेट प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में है और इसको डब्लू के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डब्लू के द्वारा इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको पूर्ण को अपन क्या कहते हैं? होल नंबर यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो डब्लू से यहाँ इन्होंने डिनोट किया हुआ है इसको, डब्लू से। और जीरो से लेकर के आप देख सकते हैं कि ये एक से लेकर जो भी संख्या है ये अपनी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई कि प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में क्या डिफरेंस है। तो प्राकृत संख्याएं तो वे हैं जो अपन एक से स्टार्ट करके और अनंत तक चलती है। ठीक है, और पूर्ण में क्या आएगी? जीरो भी अपन ने जोड़ लिया है, शामिल कर लिया है, तो उसको भी अपन पूर्ण संख्या कह देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो किसी भी संख्या के लिए जो है शून्य योज्य तत्समक का कार्य करता है। मतलब अगर आपके पास एक है, तो फिर आपको अगर योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक ये है कि कोई अपन को ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें क्या हो जाए, उस किसी संख्या को जोड़ने पे वापस वही संख्या अपने पास आ जाए जो अपने पास रियल में थी। वापस मैं बोलती हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक है, तो एक में हम क्या जोड़ें कि हमारे पास वापस से एक ही आ जाए। तो एक में हम सिर्फ जीरो ऐसा है जो जोड़ेंगे तो वापस अपने को एक आंसर मिलेगा। अगर हमने एक में एक जोड़ दिया तो हमारे पास में दो आ जाएगा। ठीक है, अगर अपन ने दो जोड़ दिया तो तीन आ जाएगा। तो ये सब इसके योज्य तत्समक नहीं है। तो अपन कोई भी संख्या हो, अब एक की जगह आप 100 ले लो, 1000 ले लो, 99 ले लो, 95 ले लो, जो भी आपके मन में है वो ले लीजिए। तो अपन क्या करेंगे? योज्य तत्समक की बात कर रहे हैं ये। तो योज्य तत्समक जो है ये हमेशा क्या होता है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हमेशा जीरो होता है। किसी भी संख्या में अपन जीरो जोड़ेंगे
तो वापस से वही संख्या आ जाती है, तो उसको अपन योज्य तत्समक बोलते हैं। और अगर आपके पास गुणन तत्समक आ जाए शब्द कभी, ठीक है, क्या आ जाए, गुणन तत्समक मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो किसी भी संख्या को अगर मान लीजिए 95 है, अब इसको किससे गुणा करें कि यही संख्या आ जाए, तो फिर आपका आंसर 1 होगा, ठीक है। तो गुणन तत्समक तो हमेशा क्या हो जाएगा आपके पास में, 1 हो जाएगा, क्योंकि अपने पास में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जिससे हम गुणा करें और वापस से वही आ जाए, ठीक है। तो 1, ठीक है, तो अपने पास में ये हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर यही चीज़ें इन्होंने यहाँ लिखी हुई है। तो आप देखिए वापस से, किसी भी संख्या के लिए शून्य क्या होता है, योज्य तत्समक मतलब एडिटिव जो है आइडेंटिटी होता है। और किसी भी संख्या के लिए एक जो है, एक, ये क्या होता है, गुणन तत्समक का कार्य करता है, ठीक है। ये दोनों लाइन आपको अच्छे से समझ में आई, बिल्कुल, हाँ। अब आगे देखिए, तो ये क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं इनको, इंग्लिश में अपन इंटीजर्स बोलते हैं पूर्णांक को। और पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ अगर हम प्रदर्शित कर देते हैं तो उसी को क्या बोला है इन्होंने, पूर्णांक बोला है। सिंपल भाषा में ये देखना है कि पूर्ण संख्या क्या है। अब पूर्ण संख्या अपन ऊपर अभी देख के आए हैं, ये है पूर्ण संख्या। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसको अपन पहली बात तो W से डिनोट कर रहे हैं। कहाँ से अपन ने स्टार्ट करिए, इसको 0 से लेके 1, 2 और 3 ऐसे अनंत तक चल रही है। अब इसमें मैं क्या बोल रहा है कि धनात्मक भी ले लो और ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव भी ले लीजिए और नेगेटिव भी ले लीजिए। तो इनके आगे मैं अगर प्लस माइनस का चिन्ह लगा दूँ, +-1, +-2, +-3, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी अपने पास में, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। 0 के आगे कोई आप प्लस माइनस नहीं लगा सकते, ठीक है। 0 का मतलब 0 ही है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, या तो आई से कर लीजिए या फिर जेड से भी कर सकते हैं। कैसे, या तो कैपिटल आई से अपने इंटीजर लिख रहे हैं, तो ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अगर इसको याद, इसकी जगह जेड आ जाए, कैपिटल जेड, तो भी आपको इंटीजर मतलब पूर्णांक ही समझना है। और इसको हम जो है जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो इसको अपने बताया भी जाता है कि ये क्या है भाई, ये रियल लाइन है। और रियल लाइन मतलब नंबर लाइन, जो भी वास्तविक लाइन कहते हैं इसको। इसमें यहाँ पर तो क्या होता है, ये सब हम हटा देते हैं अभी 1 मिनट के लिए, वापस से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन, ये क्या है, अपनी रियल लाइन है। क्या है ये, रियल लाइन इसको कहते हैं, नंबर लाइन जो भी है। इसमें ये जो है अपने पास देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये अपना क्या है, बीच वाला पार्ट है। तो इसको तो जो बीच में रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे 0 रहेगा। और अगर हम इधर राइट हैंड की साइड जाएंगे तो फिर हमें प्लस में संख्या लेनी रहती है। यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये सब पॉजिटिव है। और अगर हम इधर चलेंगे 0 से इधर, ठीक है, 0 से अपने को चलना है, 0 से इधर जाएंगे तो फिर नंबर इधर बढ़ेंगे, ठीक है। और 0 से इधर आएंगे तो नंबर घटेंगे। तो -1 आया यहाँ पर सबसे पहले, फिर -2 आया, ऐसे ही -3 आया, और फिर ऐसे ही यहाँ पर ये चलते रहेंगे। तो ये यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं अपने को कि 0 तो क्या है, उदासीन है, इसमें कोई प्लस माइनस का अपन यूज नहीं कर सकते हैं। और 1, 2, 3 जो इधर लिखा है, इनके आगे कुछ भी नहीं है, तो अपन समझते हैं कि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गए। और यहाँ पर इन्होंने पहले से ही माइनस लगा दिया है, तो ये अपने को समझ में आ रहा है कि ये क्या है, अपने पास धनात्मक की जगह ऋणात्मक है, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक मतलब नेगेटिव साइन जो है लगा हुआ है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, बिल्कुल हाँ आई। अब यहाँ से ही छोटे छोटे सवाल बनते हैं। वो क्या करता है एग्जामिनर, ये जैसे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये आपको दे देगा और पूछेगा कि कौन सा सत्य है, ओनली ए सही है या फिर ओनली बी सही है, ए एंड बी सही है, ए और सी सही है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो इस तरह से आपको जो है वो एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा, और आपको फिर वो क्या है, क्वेश्चंस हार्ड लगेंगे एग्ज़ाम में। तो आपको जो है थ्योरी पहले अच्छे से थोड़ी सी आनी चाहिए, उसके बाद में आप कोई सी भी बुक के कोई सी भी MCQ कीजिए, आपसे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले अपनी थ्योरी जो है उसको अच्छे से कीजिए। कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर आपका स्किप होता है तो उसको सीखेंगे, और उसके बाद में हम अच्छे अच्छे MCQs भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है क्या, 1। 1 क्या है, ये 1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और 1 क्या है, धनात्मक पूर्णांक, और सबसे छोटा है, क्योंकि इधर जाने पे तो ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं। और इधर अगर हम आ रहे हैं 0 से, तो फिर ये क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये घट रहे हैं, ठीक है। तो इधर आएंगे तो घटेंगे, और इधर अपन जाएंगे 0 के तो बढ़ेंगे। मतलब इनका यही है कहने का कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक तो अपने पास ये हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं, 1 के बाद में 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये -1 जो है सबसे बड़ा कैसे हो गया, इसके आगे तो माइनस और लग रहा है, और ये सबसे बड़ा कैसे हो गया। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, मान लीजिए -200 ले लिया, तो वो होना चाहिए सबसे बड़ा।
तो ये यहाँ पे तो अपने को ध्यान में रखने वाली ही बात है कि जो अगर किसी संख्या के अगर आगे हम क्या लगा देते हैं, नेगेटिव चिन्ह लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो वो संख्या जो है जितनी छोटी रहेगी उतनी क्या हो जाएगी, वो मतलब बड़ी रहेगी। जैसे मान लीजिए आपसे अब पूछा जाए यहाँ पे कि -1 लिख दिया, -2, -3 और -5, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपका आंसर ये फटाफट से ये आएगा जिसको पहले पता नहीं है। लेकिन ये आंसर यहाँ पे टोटली रॉन्ग है कि -5 जो है यहाँ पे सबसे छोटा है। क्या है, सबसे छोटा है, ना कि सबसे बड़ा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े की, तो जहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है और नंबर जो है अंदर वो छोटा होना चाहिए, तो फिर वो टोटल जो नंबर है ना वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अपने को याद में समझ में आना चाहिए। और पॉजिटिव में तो आप आराम से देख ही सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए दे दिया 1 दे दिया, 15 दे दिया, 18 दे दिया, तो अब पूछा है कौन सा सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली 18 ही आपका जवाब होगा। लेकिन अगर इनमें माइनस लगा दिया जाए तो फिर आपका आंसर -1 होगा, सबसे बड़े में, और सबसे छोटे में -18 होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखने वाली बातें हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बाद में अभी काम आएगी। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है। इसके बाद में देखते हैं धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं भी कह सकते हैं क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से हो रहे हैं, और यहाँ पर प्लस साइन है। और अपनी जो प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, वो भी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 1 से ही तो हो रही थी। 1, 2, 3, 4 ऐसे ही तो अपन ने लिखा था और n से डिनोट कर रहे थे, सबसे पहले यही पढ़ा है। तो प्राकृत संख्याओं को क्या लिख सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि प्राकृत संख्याएं, क्या प्राकृत संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं, तो आपका आंसर होगा यस, होती हैं, ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको छोटी छोटी बातें जो है उन्हीं से क्वेश्चन वो पूछेगा। तो तीनों पॉइंट अभी क्लियर हैं। आगे देखते हैं, दो पूर्णांक जिनका योग 0 हो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अब योज्य प्रतिलोम। अब बात कर रहा है ये योज्य प्रतिलोम की। अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, ऊपर हम पढ़ के आए हैं योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम ये दोनों क्या है, थोड़ा सा अलग अलग है। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं अपन योज्य तत्समक। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप देखें तो इंग्लिश में हम इसको देखें तो इसको बोलते हैं अपन क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको, एडिटिव आइडेंटिटी। और ये जो है योज्य प्रतिलोम, तो प्रतिलोम का यहाँ पे क्या हो जाता है, इनवर्स। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम और यहाँ पे जाएगा एडिटिव इनवर्स। ये इंग्लिश टर्म्स की बात हो गई। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको परेशानी ना हो, इसलिए हम दोनों मीडियम को साथ में लेके चलेंगे। तो ये बात हो गई। अब इसने क्या कहा है कि दो पूर्णांक जिनका योग क्या हो जाए, 0 हो, मतलब 0 हो, वो क्या होंगे, एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होंगे, जो एक दूसरे के ऋणात्मक भी कहलाते हैं। अब सिंपल बात यह है कि योज्य तत्समक में तो हम क्या कर रहे थे, जैसे अपने पास में है 9, तो अपने को योज्य तत्समक में क्या करना है, वही संख्या वापस लानी है। ठीक है, तो 9 + 0 तो 9 हो गया, और ये 0 अपना क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे ये कह रहा है कि योग 0 होना चाहिए, यहाँ पे योग वही संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे योग 0 होना चाहिए। तो सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 माइनस आप क्या करेंगे कि आपके पास में 0 आ जाए, तो अब हम करेंगे यहाँ पर -9 ही, तब अपने पास 0 आएगा। तो इनके कहने का मतलब आपको अब समझ में आया होगा कि किसी संख्या में अगर हम उसका नेगेटिव जो है वो नंबर जोड़ देंगे तो अपने पास 0 आ जाएगा। और 0 क्या है यहाँ पर अपने पास में, 0 हमें लाना है, किसके लिए लाना है, योज्य प्रतिलोम फाइंड करने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 9 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो प्रतिलोम और तत्समक ये थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है शब्द। ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हैं, नेगेटिव करवा सकते हैं अपना क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से जवाब देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी बार गलतियाँ देखी गई है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 9 का आप बताइए योज्य प्रतिलोम, तो आंसर क्या आएगा आपका, -9। और पूछा जाए कि 9 का योज्य तत्समक, तो आंसर आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए आपका आंसर, 0 आना चाहिए। तो इस तरह से वो है, आपको 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए अब मैं पूछूँ आपसे कि 85 का योज्य तत्समक बताइए, तो आपका आंसर आना चाहिए कि 0 है। और 85 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो -85 आना चाहिए। अब मैंने पूछ लिया -75 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो अब आप बोलेंगे कि ये तो आपने सिखाया ही नहीं। तो -75 का जब पूछा है तो आप इसमें प्लस के 75 जोड़ दो, तो प्लस का 75 हो गया इसका योज्य प्रतिलोम, बस इतना सही है। तो अगर माइनस में दे रखा है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में दे रखा है तो माइनस में हो जाएगा, लाना अपन को 0 है। ठीक है, तो ये तो योज्य वाले में, मतलब एडिटिव वाले में बात हुई। अब अगर पूछा है अपन से क्या कि वो योज्य प्रतिलोम की जगह गुणन प्रतिलोम भी पूछता है, तो वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे यही बताया है कि किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम उस पूर्णांक का चिन्ह बदलकर अपन लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये बता ही दिया आपको कि 9 का पूछा जाए तो अपन ने चिन्ह बदल दिया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे अपन ने माइनस लगाया। यहाँ पे अगर आपसे माइनस का पूछा है, ठीक है,
-75 का, तो यहाँ पे अपन ने प्लस लगा दिया, चिन्ह बदल दिया, तो अपने पास योज्य प्रतिलोम आ गया। यही बात ये यहाँ पे सिखाना चाह रहे हैं, ये हमने सीख ली है। जैसे कि बताया भी है कि +5 का योज्य प्रतिलोम -5 हो जाएगा और -3 का +3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक दिए हुए पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को घटाने के लिए क्या करेंगे हम दिए हुए पूर्णांक में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ देंगे। ठीक है, और संख्या रेखा पर किन्हीं दो पूर्णांकों की तुलना करने के लिए क्या करेंगे, संख्या रेखा पर उनकी स्थिति निर्धारित करेंगे। ये जो भी स्थिति है ये निर्धारित करेंगे और फिर उन पूर्णांक को क्या करेंगे, जो दाईं ओर स्थित है वही क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इधर जो होगा ये अपने पास बड़ा हो जाएगा। ये बात यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट है दशमलव संख्याएँ। दशमलव संख्याएँ अब हमें पढ़नी है, तो इसको एक बार अपन हटा देते हैं जो भी यहाँ पर है। ठीक है, तो 1 मिनट वेट कीजिए। तो चलिए अगेन देखते हैं, हमें देखनी है अब दशमलव संख्याएँ। दशमलव संख्याएँ, इनको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर्स। क्या कहते हैं इनको, डेसिमल नंबर कहते हैं, दशमलव संख्याएँ कहते हैं। और ये क्या होती है, दो प्रकार की होती है, कि शांत और अशांत। एक तो चुपचाप बैठी रहेंगी और दूसरी उनको शांति नहीं है, वो अशांत है। ठीक है, तो जो शांत है उनको तो अंतयुक्त कहेंगे और जो शांत नहीं है उनको क्या कहेंगे, अपन अंत रहित कहेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखने वाली बात है। इनके इंग्लिश टर्म्स भी अपन देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। तो इनका इंग्लिश टर्म ये है कि जो शांत है उसको तो हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं इसको, तो टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जो ये अशांत है इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग इसको अपन कहते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार की है। अब इनमें अंतर क्या है, तो ये है, देखिए, जो अगर कोई अपने पास नंबर है वो उसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या है, एक जो लिमिट है उसके बाद में जाके रुक जाएगा और रिपीट नहीं होगा। जैसे 1/2 है, तो हम क्या करें, यहाँ पर 2 है अपने पास। ठीक है, इसमें अपन को ये डिवाइड करना है, तो अब एक बार तो इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे और डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में जो 10 कब तक आता है, तो 5 बार आता है, 2 पंजे 10, तो ये अपने पास आया और ये 0 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं बचा, तो ये अपने पास में इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अपने पास कोई और नंबर है, मान लीजिए छोटा सा और ले लेते हैं अपन, जिसको अपने को डिवाइड करना है। मान लीजिए अपने पास में है 12/5, सॉरी, ये है अपने पास 12/5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अब 5 का जो है टेबल पढ़ना है अपने को, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये हो गया। अब 2 बचा, अब यहाँ पे अपने पास डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर 0 लगाएंगे। और 5 जो है इसके टेबल में 20 कौन सी बार आता है, तो 4 बार, तो 2.4, और ये अपने पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, सिंपल सी बात है, रिमाइंडर मतलब शेषफल, ये क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर है, शेषफल इसको बोलते हैं हिंदी में अपन। तो ये शेषफल जब 0 आ जाएगा, अपने पास कुछ नहीं आएगा, 0 है ये, मतलब सिंपल। तो जब शेषफल 0 आ जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, शांत नंबर, अंतयुक्त नंबर। तीनों जो नाम है ये अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब जो अशांत है वो क्या करेगी, अशांत संख्या है तो ये चुपचाप नहीं रहेगी, ये आपको परेशान करती रहेगी। मतलब इसका क्या है कि ये क्या होगी, 2 टाइप की होगी, या तो आवृत्ति होगी या फिर अनावृत्ति होगी। मतलब या तो ये रिपीट होती रहेगी या फिर ये रिपीट नहीं होगी। क्या होगा इनमें, या तो रिपीटेशन जो है एक ही नंबर का एक लिमिट के बाद में, जैसे ये देखिए 0.3333 आएगा। अब 1/3 को जब आप सोल्व करेंगे तो हमेशा ये 0.33 आएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब ये संख्या रिपीट होती जा रही है। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है अपने पास में कि 5/11 है, यहाँ लिख लेते हैं हम 5/11। अब इसको डिवाइड करके अपन देखते हैं, देखिए, तो 11 और ये है 5, डिवाइड करना है। अब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा 0 के बाद, ये हमने पॉइंट लगाया। अब हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है, तो ये 4 बार हो जाएगा और यहाँ पे अपन ने 44 लिख दिया। अब 50 में से 44 गया तो अपने पास 6 बच गया। अब वापस से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है कि वापस पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, डिवाइड करना आपको आता होगा इतना, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और अब ये डिवाइड होगा कितनी बार, 5 बार, तो ये 55 आया। अब अपने पास 5 बचा, हमने 0 लिखा, अब ये जाएगा कितनी बार, वापस 4 बार, तो ये 44। ठीक है, इस तरह से ये वापस से अपने पास 6 बचा, 0 आया, फिर 55, फिर यहाँ पर ये, तो ये बार बार 45 45 आता रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 3 3 आ रहा है।
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/11 को हम लिखेंगे 0.45 के ऊपर बार, दोनों के ऊपर बार, मतलब इसको आगे अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे 0.45 0 और 45 45 45, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो ये बार बार लिखने से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस पर ये बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, इतना अपने को यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों डिजिट्स यहाँ पर रिपीट हो रही है, ये अपने को समझ में आई बात। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये √2 है, √2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1.414213562। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो है रिपीटेशन नहीं हो रहा है, सारे नंबर्स यहाँ पर दशमलव के बाद अलग हैं, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, अनावर्ती नंबर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, ये बात अपने समझ में आई कि ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, और ये है अपने पास में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो ये सारे जो है एग्जांपल्स ये आप नोट कर सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी जो है आगे आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। चलिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता ही देती हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास है ये नंबर कोई, कि आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करना है किसको, 0.48 को, सॉरी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, वापस से एक बार समराइज़ करते हैं पहले, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, देखिए डेसिमल नंबर हमने देखा, डेसिमल नंबर को हमने डिवाइड किया किसमें, शांत नंबर में और अशांत में, टर्मिनेटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग में। इसके बाद में हमने इनको डिवाइड किया है, तो शांत का मतलब तो जो एक जो है पॉइंट के बाद में जाके फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास फिक्स वैल्यू है इसकी 0.5, ये कोई रिपीटेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है रिपीटेशन होगा, देखिए तो यहाँ पर इसको दो टाइप में डिवाइड किया है, नॉन टर्मिनेटिंग को तो आवृत्ति संख्या है और अनावर्ती संख्याएं इसको बोलते हैं। तो आवृत्ति में तो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति संख्याएं जो है इनको क्या, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है डेसिमल इसके जस्ट बाद में जो है संख्या रिपीट होना शुरू हो जाती है। जैसे इन्होंने 0.333 लिखा हुआ है, ऐसे ही आपके सामने आ जाए, मान लीजिए 3.232323, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3.23 का बार, तो ये अपने जाएगी इसमें। और अगर आपके पास में यहाँ पर आ जाए क्या, या एक तो √2 इन्होंने दिया हुआ है, इसके अलावा आ जाए मान लीजिए 0.546666 डॉट, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 0.54 और 6 के ऊपर बार है सिर्फ। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि इसमें अपने पास में जो है ये डायरेक्ट जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है ये रिपीट नहीं हो रहा, दो नंबर जो है ये छोड़ करके ये रिपीट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 0.45, ठीक है 0.45 का बार है, इसको क्या कीजिए आप ऐसे लिखिए, कैसे, दशमलव संख्या के रूप में जो है अशांत और शांत के रूप में लिख के बताइए। तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्या लिखा है उन्होंने, 0.454545 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। और ये आपके सामने कैसे आ सकती है कि ये 45 अपॉन इसको 99 भी अपन लिख सकते हैं, इस तरह से भी ये आपके सामने आ सकती है। अब तो ये जो है ये 45 अपॉन 99 ये हमारे ज़्यादा यूज़फुल होगा आगे जा करके, क्योंकि हमें जो है ये संख्याएं जोड़ने के लिए घटाने के लिए पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पे देखते हैं। अब ये आपके पास में है, मान लीजिए ये जो है 0.546 बार, तो इसको अगर आपसे कह दिया कि कैसे लिखिए, a/b जो है इसके रूप में लिखिए, इसको a/b। तो इसके रूप में जब आप इसको लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो 546 आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट 546 नहीं है, 6 के ऊपर बार है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 546 है ये आपने लिखा माइनस जिस भी संख्या के ऊपर बार है उसको तो क्या कर देंगे अपन, छोड़ देंगे, और उसके अलावा जो बचा है उसको घटाएंगे। ठीक है, तो ये 54 अपन ने इसमें से घटाया है, और क्या करेंगे, यहाँ पर ये 9 लिखा अपन ने, और 9 लिखने के बाद जिस संख्या पे बार है उसके लिए 9 लिखते हैं, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए अपन 0। तो 5 पे और 4 पे बार नहीं है तो 0 लगा दिया अपन ने। अब इसमें से 546 में से जब हम 554 घटाएंगे तो जितने बचेंगे अपने पास में, ठीक है, तो देखिए अब 6 में से 4 गए तो ये 2 आ गए,
यहाँ पर अपने पास 4 है, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो हमें 14 में से 5 घटाना पड़ेगा। तो अपने पास में ये कितना आ जाएगा 9 और ये 4। तो ये अपना यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये जो सारी बात मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ये सारी की सारी बात यहाँ पर नीचे जब हम आगे बढ़ेंगे अभी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने बेसिक जो डिफरेंस है ये देख लिया। अब इन्होंने भी यहाँ पे और ज़्यादा समराइज़ करके जो भी हमने पढ़ा है वापस से बताया हुआ है, तो रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, शांत दशमलव संख्या हमने देखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, वह दशमलव संख्या जिनके दशमलव के बाद निश्चित अंकों के बाद प्रसार समाप्त हो जाता है उनको शांत दशमलव संख्या कहते हैं। मतलब फिक्स नंबर पे जाके वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, 1/2 मतलब 0.5, 1/4 मतलब 0.25, इस तरह से जो है अपने को पता है। तो ये अपने को फिक्स नंबर आ रहे हैं, तो ये एक क्या हो जाएगी, निश्चित अंकों के बाद जाके समाप्त हो जाएगी। तो इनको अपन क्या कहते हैं, शांत दशमलव संख्या कहते हैं। दूसरी भाषा में अपन ने देखा है कि जिनका शेषफल क्या हो, 0 हो, 0 हो, उसको भी अपन यही कहते हैं। इन्हें और क्या नाम से जानते हैं, तो अंत युक्त जो है दशमलव संख्याएं भी कहते हैं। किसको, शांत दशमलव संख्याओं को। ठीक है, और इनका जो है हर और अंश आप जानते होंगे। ये अपने पास में क्या है, a/b कोई संख्या है, इसमें जो ऊपर वाली संख्या है इसको अपन अंश कहते हैं, नीचे वाली जो संख्या है हर, इसको b को हर कहते हैं। अंश को इंग्लिश में अपन न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर, और इसको हर को अपन डिनोमिनेटर कहते हैं। ये सबको जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनको पता होगा, मैंने वापस रिकॉल करा दिया। तो जो हर है मतलब b की वैल्यू है वो क्या हो अपने पास, 2 की घात m गुणा 5 की घात n का कोई भी रूप हो। मतलब शांत दशमलव संख्या का हर या तो 2 की घात के रूप में हो या फिर 5 की घात में हो, तो फिर क्या हो जाएगा, वो संख्या हमेशा शांत होगी। कई बार ये पूछा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल आप अपनी जो कॉपी है उसमें हाईलाइट करके लिख लें, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि शांत दशमलव संख्याएं जो है कौन सी होती है। उसमें आपको दे देगा कि जिसका हर 2 की घात क्या है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो, या फिर क्या पूछ ले वो, या तो 2 की घात के रूप में हो या 5 की घात के रूप में हो। ठीक है, या तो 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए या फिर दोनों का ही कॉम्बिनेशन आ जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, शांत दशमलव संख्या, मतलब जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगी। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया ही है यहाँ पर 1/2 मतलब 0.5 फिक्स हो गया, 1/8 मतलब 0.125। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। सभी शांत दशमलव संख्या सदैव परिमेय संख्या होती है। अब ये परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या अभी हम आगे देखेंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कोई संख्या है उसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं जब क्या हो, और ये जो हर जो है अपने पास में हर, उसकी वैल्यू 0 ना हो, मतलब q की वैल्यू 0 ना हो। और ये जो p और q है इनकी वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, तो p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक हमने पढ़ा ही है, ये रहे अपने पास पूर्णांक, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी संख्याएं हैं वो सारी संख्या इसमें आ जाएगी और 0 भी आएगा। ठीक है, 0 आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे देख लिया है कि 0 को अपन को नहीं लेना है, तो 0 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अपने क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। रेशनल नंबर परिमेय संख्या इनको कहते हैं। अंश और बटा हर के रूप में अपन इनको लिख सकते हैं। तो यही इन्होंने बताया कि सभी जो शांत दशमलव संख्याएं हैं ना, ये अब आपको दिख रही है 1/2, तो ये p/q हो गया ना, और q की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 0 के बराबर नहीं है, और p की वैल्यू 1 है। दोनों के दोनों 1 और 2 जो है यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों क्या है, पूर्णांक नंबर है, बिल्कुल पूर्णांक है। तो ये अपने पास में क्या है, शांत संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये बात बोल रहे हैं कि हर जो है 2 की घात के रूप में होना चाहिए, तो अपन ने आगे इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1, तो ये क्या हो गई, शांत संख्या हो गई। पता चल गया अपने को। यहाँ पे ये 8 दिख रहा है, अब इसमें आपको ना तो 2 दिख रहा होगा ना 5 दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देखें कि 1/8 है, तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2। 2 की घात 3 हमने याद किया था, 2 का क्यूब हमने याद किया था लास्ट क्लास में, याद कीजिए क्या होता है 2 का क्यूब, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2 की घात में हमने इसको लिख लिया, इसलिए ये भी क्या है, एक शांत संख्या है। ठीक है, शांत संख्या है। तो ये हमें समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं अशांत दशमलव संख्या, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब ये क्या है, जो हमने देखा है वही है, वे दशमलव संख्या जिनके दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, निश्चित अंकों के बाद में प्रसार समाप्त नहीं होता, वो क्या होती है, अशांत दशमलव संख्या होती है। मतलब ये फिक्स जो तो कोई है उसके बाद में रिपीट होती रहती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अंत रहित कहते हैं। अंत रहित कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग को, और जो शांत है टर्मिनेटिंग है उनको अंत युक्त कहते हैं। ठीक है,
अब अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, हम ऊपर भी देख के आए हैं, आवृत्ति और अनावर्ती। आवृत्ति में क्या होता है, आवृत्ति में दशमलव के बाद किसी एक अंक की, दशमलव के बाद में किसी एक अंक या अंकों के समूह की बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं 1/3 हमने देखा ही था, 0.333 इस तरह अपने पास आ रहा था, तो 0.3 का बार हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, अंतरहित पुनरावृत्ति युक्त दशमलव नंबर इसको कहते हैं। ठीक, सभी आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या सदैव परिमेय होती है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। 1/3 जो है ये परिमेय है अपने पास में, इसको अपन P/Q के रूप में लिख रहे हैं। P का मान यहाँ पर 1 है, Q का मान यहाँ पर 3 है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P और Q हमें कहाँ से लेने हैं, पूर्णांक से लेने हैं। दोनों के दोनों पूर्णांक है या नहीं है, बिल्कुल है। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में अपने प्लस माइनस की जो भी संख्याएं हैं वो सारी आती हैं, तो 1 और 3 दोनों अपने पूर्णांक है। हर का मान 0 नहीं है, तो ये अपने पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गई परिमेय संख्या भी साथ में, बिल्कुल हाँ आ गई। तो ये अपने ये हो गया। ऐसे 22/7 मतलब जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू ये होती है अपने पास 3.1428571। अब ये जो है 1428571, इसके बाद में ये वापस से रिपीट होने लग जाती है। तो यहाँ देखिए वापस से ये 1428557, तो ये रिपीट हो रही है। तो ये हमें समझना है यहाँ पे कि पॉइंट के बाद में जो है ये संख्या रिपीट होने लग जाएगी। अब जो है हमें ये चेंज करना सीखा था, वही बात इन्होंने यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो ये अभी हम देख लेते हैं। जैसे इन्होंने दिया है यहाँ पर ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बोल के बताया, इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो हमने क्या किया था, ये था अपने पास में, हमारे पास में दूसरा एग्जाम्पल था, वो हमने सॉल्व किया था। जैसे हम दूसरा लिख लेते हैं, अब 5 6 7 का बार लिखते हैं इस बार। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। अभी आप इसको भूल जाइए। ठीक है, इसको भूल जाइए, हमने जो भी अभी पढ़ा था वो देखिए। तो देखो क्या कह रहा है, ये पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या। तो पूरी संख्या क्या है, ये है 5 6 7, ये लिख लिया हमने पूरी संख्या, माइनस बिना बार वाली संख्या। बिना बार वाली संख्या क्या है, तो ये 5 6, तो माइनस कर दिया 5 6 का। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उतने, तो 9, यही मैंने बताया था। जितने अंकों पर बार है मतलब 7 के ऊपर बार है, तो एक बार अपन को 9 लिख देना है। और बिना बार के जितने भी नंबर है उनके लिए क्या लगाना है, 9 के बाद में 0 लगाना है। तो ये 1 है, ये 2 है, तो अपन ने 2 बार ये 0 लगा दिया। तो अब 567 में से जब 56 जाएगा, तो 7 में से 6 गया, 1 आ गया, 6 में से 5 गया अपने, तो 1 आ गया और ये 5, तो 511/900 अपना आंसर है। तो ये अपन ने एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया, एक हमने ऊपर सीख लिया, और एक इन्होंने ये दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 4.107 का बार इन्होंने दिया है। तो यहाँ क्या करना है, ये हमें पूरी संख्या मतलब पॉइंट हटाकर, पॉइंट को इग्नोर करके पूरी संख्या लेनी है। यहाँ पर तो 0 था इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अगर यहाँ 0 भी लगाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे इन्होंने 4.107 है, तो पूरा हमने लिख लिया, 4107 लिख लिया। अब बिना बार वाली संख्या लिखनी है। बिना बार वाली संख्या क्या है, तो ये 41 है। ठीक है, 41 को घटा दिया। अब डिवाइड किससे करना है, जितनी संख्याओं पर तो बार है उतनी बार 9 लिख लिया। अब बार कितनी बार है, दशमलव के बाद। ठीक है, तो ये 0 पर है और 7 पर है, तो 9 9 लिख लिया 2 बार। और कितनी बार बार नहीं है, तो सिर्फ 1 पर यहाँ पर बार नहीं है पॉइंट के बाद में, तो हमने 1 0 यहाँ पर लगा दी। तो अपने पास में ये आया है डिवाइड में 990। अब हम जब इसमें से ये घटाएंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सम संख्याएं हैं दोनों। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 2033/495 अपने पास आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इनको सॉल्व करेंगे। अभी हम इनके क्वेश्चंस लेंगे। अब ये देखिए, ये है अपने पास अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। मतलब क्या है कि जो दशमलव के बाद में किसी एक अंक या अंकों के समूह की बार बार आवृत्ति ना हो, उसको क्या कहते हैं, हम अनावर्ती अशांत संख्याएं कहते हैं। मतलब अंत रहित पुनरावृत्ति रहित दशमलव संख्याएं इनको अपन कहते हैं। जैसे कि अब इसमें इन्होंने यहाँ पे ये ध्यान से पढ़िए, सभी अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या सदैव अपरिमेय संख्याएं होती है। एग्जाम्पल है इसका पाई, √2, √3, √5। क्या है, पाई है, √2 है, √3 है और √5 है। ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। इन्हीं को क्या है, अनावर्ती दशमलव संख्याएं कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट में पूछा जाने वाला सवाल है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे 1/7 का दशमलव स्वरूप क्या होगा,
क्या होगा, शांत होगा, आवृत्ति शांत होगा, अशांत होगा, अनावृत्ति अशांत होगा, या ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि क्या होगा। अब शांत दशमलव तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जिसका हर क्या हो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो, वही क्या होगी, शांत होगी। यहाँ पे 7 को आप कैसे भी करके जो है जिसके रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये वाला अपना डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं आवृत्ति अशांत दशमलव है क्या। तो आवृत्ति अशांत जो है ये इसमें डिवाइड करके देख लीजिए चाहे तो हमें पता चल जाएगा। तो डिवाइड करने की भी आवश्यकता नहीं है। जब अगर ये 2 × 5 की घात n के रूप का नहीं बन रहा है, कुछ और रूप आ रहा है, तो समझ जाना है कि वो क्या है, अशांत दशमलव संख्याएं हैं, ठीक है। अशांत दशमलव संख्या है तो अपना यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1/7 जो है डिवाइड करके भी देख लीजिए, ये देखिए ये हमने लिख लिया। अब डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया, यहाँ पे 7 लगाना पड़ेगा। सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार। ये 7 हो गया, -3 हो गया अपने पास। 0 हमने लिखा, 7 चौको 28 हो गया। अब अपने पास में यहाँ पे 2 बचा, 0 लिखा वापस से, सॉरी 7 2 × 14 हो गया। अब 6 आया, ये 0 आया। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 8 बार जाएगा, तो ये हमारे पास आया 56। 8 बार गया, फिर 4 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर ये जाएगा अपने पास में कितनी बार, 5 बार। 7 पंजे 35, 5 बच गया, फिर 0 लिखा हमने, फिर जाएगा कितनी बार, तो 7 7 49, 49। अब आया 1, सॉरी तो अब ये हमारे पास 1 आया है। अब हम 0 लिखेंगे और ये सारी जो प्रोसेस है ये वापस से रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक जो अपने पास आया है 0.1428557, तो ये क्या हो गई अब अपनी आवृत्ति अशांत दशमलव। तो इस तरह से जो है आपको समझ में आई ये सारी की सारी बात। ये क्वेश्चन जो है इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि जो है हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, भिन्न का सरलतम रूप बनाना चाहिए। फिर जो हर है मतलब जो डिवाइड में है उसका क्या करना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। फैक्टर्स जो है ये हमें प्राइम फैक्टर्स करने चाहिए इनके, ठीक है। अभी प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर मतलब जो है जिसमें या तो खुद का भाग जाए, ठीक है, या तो खुद का भाग जाए या फिर 1 का ही डिवाइड जाए, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। और 2 और 5 जो है दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या क्यों ना आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, अशांत, आवृत्ति अशांत हो जाती है, ठीक है। डायरेक्ट ही ये रिजल्ट है, आवृत्ति अशांत हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ये है, ठीक है। अगर आप ये भूल जाएं तो जो मैंने अभी पूरा करके बताया था वो वाला तरीका आप कर सकते हैं। तो ये अगर आप याद रखते हैं तो बिल्कुल 1 सेकेंड का आपका सवाल होगा। और 2 और 5 या फिर 2 और 5 दोनों ही हैं, ठीक है। या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है तो फिर क्या हो जाएगी, वो शांत हो जाएगी, ठीक। अब इसका आंसर आपको देना है 7/640। दशमलव स्वरूप के बाद दशमलव के बाद कुल कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे ये आपको बताना है। तो अब जो क्या है यहाँ पर ये जो हर आपको दिख रहा है 640, इसका क्या करना पड़ेगा आपको, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके। तो ये देखिए ये है 640, इसमें आप भाग देना है। तो हमें स्टार्ट करना रहेगा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से, 7 से कर सकते हैं। इस तरह से हम चलेंगे प्राइम नंबर्स के साथ, ठीक है। तो 2 का भाग इसमें जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि 0 है लास्ट में, सम संख्या है तो वो डिवाइड हो सकता है। तो 2 3 6, 2 दूनी 4 और ये 0, फिर अगेन 2 का देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक्के 12 और ये 2। अब 2 8 16 हो गया, वापस दिया, 40 आया अपने पास, फिर 20 आ गया, फिर 2 10 आया, फिर अपने पास ये 5 आ गया और ये, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार तो अपने क्या आया है, ये 2 की घात और 5 की घात 1। तो ये क्या आई है, इसके फैक्टर आए हैं अपने पास। 640 के फैक्टर क्या है, 2 की घात 7 गुणा 5 की घात 1। अब इसने अपने से पूछा क्या है, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, जितनी हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होंगे, अंक होंगे। तो 7 अपना यहाँ पर आंसर है। कैसे आंसर है कि 640 के हमने ये फैक्टर किए हैं, प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे देख सकते हैं,
और इसमें हमारे देखना है कि जो सबसे ज़्यादा पावर आ रही है उतने ही दशमलव के बाद डिजिट्स होंगे, मतलब 7 अपना यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई बात। इसके यहाँ पे भी यही लिखा है, देखो हर के अभाज्य गुणनखंड किया हमने, हर अपने 640 था, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में कर लिया अपन ने। कितने आए थे, 2 की घात 7 गुणा 5 की घात 1, यही इन्होंने लिखा है। ऊपर की जो अंश है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है हर, जब शांत अशांत आपसे पूछे। तो 2 की घात क्या है, ज़्यादा है, 7 है, इसलिए अपना आंसर क्या है, दशमलव के बाद 7 अंक होंगे। ये अपने शांत अशांत आवृत्ति अनावृत्ति वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी हम जो है इसके 5 क्वेश्चन में आपको और करवाऊंगी, और 5 क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के लिए आपको दिए जाएंगे, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे आंसर उनका सॉल्व करके बताना है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो है परिमेय अपरिमेय भी देख लेते हैं, इसके बाद में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करके आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे, ताकि आप आराम से सीखें और जितना आपको पढ़ाया जाए उसकी प्रैक्टिस आराम से कर सकें। देखिए, परिमेय संख्या हमने देख ली। वैसे तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p और q क्या है, पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, q क्या है, हमने देखा था हर है, डिनोमिनेटर है, और p क्या है, अंश है, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। और जो हर है उसकी वैल्यू 0 ना हो, इस तरह से मैंने आपको डेफिनेशन समझाई दी थी, वही लिखा है कि जो हर है q है इसकी वैल्यू 0 ना हो। p और q मतलब अंश और हर की जो है वैल्यू वो पूर्णांक में हो, उसको अपन परिमेय संख्या कहते हैं। सीधी भाषा में यह है कि परिमेय संख्याओं को अनुपात के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, और इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या को अनुपात युक्त संख्या भी कहते हैं। कैसे लिखते हैं, p बटा क्यू, p क्यू पूर्णांक है और ये q नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे कि 3, 4 और -5 ये दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि ये तो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इनको आपने a बटा b के रूप में नहीं लिखा, तो आप क्या इनको 1 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या को तो वो सेम ही संख्या आएगी। 1 से गुणा करो, 1 से भाग दो, वही संख्या आएगी। तो 3 बटा 1 लिखेंगे तो ये क्या हो गई, अपने पास पूर्णांक हो गई, 1 ही आ जाएगा। 4 बटा 1 मतलब 4 ही है, -5 बटा 1 5 ही है, -6 बटा 1 यही है। ठीक है, तो ये अपने सारी की सारी क्या है, पूर्ण परिमेय संख्याएं हैं। ऐसे ही अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय में क्या हो जाएगा कि जिनको हम p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ये नहीं वर्ड है यहाँ पर कि इनको नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। इर्रेशनल बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, इर्रेशनल, अपरिमेय संख्या। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है, p q पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब इनको सिंपल ये है कि अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इनको अनुपात रहित कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अनुपात रहित कहते हैं इनको, अनुपात युक्त कहते हैं। ठीक है, अनुपात युक्त, और ये अनुपात रहित हो गई। और कौन कौन से हैं, तो पाई आ गया अपने पास 3.14 वाला, और ये √2 है, √3 है, रूट वाली जो भी संख्याएं हैं ये सब इसमें आ जाएगी। अब वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं क्या है, ये भी यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इनमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कल हम वापस से वास्तविक संख्याओं से स्टार्ट करेंगे। फिर वास्तविक संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके बन नहीं जाए उनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें क्या आ जाएंगे, रेशनल नंबर जो है इसको तो अपन क्यू से डिनोट करते हैं, और ये जो है इरेशनल उनको इससे करते हैं, और रियल नंबर को आर से करते हैं। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट में ध्यान में रख सकते हैं। ये क्या है, परिमेय है आपके क्यू, और ये क्या है, अपरिमेय। तो इन दोनों को जब मिला देते हैं, मिलाने का मतलब यहाँ पे यूनियन है। ठीक है, यूनियन जब करते हैं तो दोनों संख्या को मिला दिया अपन ने, तो हमारे पास में क्या आ जाती है, रियल नंबर्स आ जाते हैं। तो जब परिमेय अपरिमेय संख्याओं को मिला देते हैं, सम्मिलित रूप ही क्या कहता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ले लिया -5 बटा 9, √5 और √6, तो ये दोनों तो क्या है, परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है। तो सारी जो भी अपरिमेय परिमेय संख्या होंगी वो रियल नंबर्स में से ही होंगी। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं काल्पनिक संख्याओं की। काल्पनिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है और वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आती है। ठीक है, वर्गमूल क्या है, तो वर्गमूल इसको इंग्लिश में हम स्क्वायर रूट कहते हैं, और इसको ये जो चिन्ह रहता है इससे डिनोट कर दें या फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं कि कोई भी जो भी संख्या है, मान लीजिए ये है, इसके ऊपर 1/2 लिखते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको √5 √6, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 5 की घात 1/2 और 6 की घात 1/2, तो इनको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। अब ये प्लस में है, लेकिन अब ये माइनस में आ गया, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये काल्पनिक संख्याएं हो जाएगी। इतना सा यहाँ पे डिफरेंस है। अगर जो है रूट वाली संख्याएं ये दोनों अंदर माइनस है इनके, तो फिर इनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इनको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। ये I4 आयोटा होता है, आयोटा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अब हम जो है अपने होमवर्क की तरफ और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं।
अब ये है आपके पास में पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि हमें ऐड करना है 6.74 प्लस 7.32 को, बार है इनके पास, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो ये आपके पास में पॉइंट के पहले की संख्याएं हैं, इन दोनों को तो साथ में जोड़ सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, साथ में जोड़ सकते हैं। तो 6 और 7 तो अपने पास कितना हो जाएगा, 6 और 7 को साथ में रख लिया अपन ने, और ये 74 और 32 जो है इसको साथ में रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही संख्याएं हैं, मतलब दो संख्याएं जिनके ऊपर बार है, तो साथ में रख लिया। और दोनों को डिवाइड करेंगे अपन 99 से, ठीक है। 99 से 6 और 7 तो 13 हो गया अपने पास। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम 99 ही आएगा और 74 प्लस 32। अब ये जो एलसीएम है ये आपको पता नहीं होगा, तो ये जो आप एलसीएम वाली क्लास है वहाँ पे जाके देखें। और अभी आपको ये जब कर रहे हैं आप, तब आपको समझ में आएगा कि नंबर सिस्टम में जो मैं आपको और चीज़ें सिखा रही थी, कैलकुलेशन या फिर एलसीएम का भी पहले भी मैंने बताया है, तो ये आपको अब चीज़ें समझ में आएगी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज आती है। अब आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब ये नंबर सिस्टम का सवाल है, लेकिन आप इस सवाल को नहीं कर सकते क्योंकि आपको एलसीएम लेना यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी क्या है, सीखने वाली बातें हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते हैं, और आप कहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो देखिए, सिलेबस एक दिन में तो नहीं, जितने टॉपिक है आपके, मान लीजिए 10 टॉपिक है तो 10 दिन में आपका सिलेबस हो जाएगा, सिर्फ सिलेबस की अगर बात करें तो। लेकिन उसमें इतनी सारी चीज़ें और हमें सीखनी पड़ती है, तो फिर वो क्या है, लेंदी हो जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, और जितना आपसे कहा जाए जो भी, तो उस बात को थोड़ा सा मान करके उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आपके भले के लिए ही कहा जा रहा है, आपके बुरे के लिए, आपके टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। तो एलसीएम लेना जो है यह भी आपको बता देंगे, पहले इसको चलो ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करना तो आपको आता ही है, तो 74 और 32 अपने पास कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा अपॉन 99। अब ये जो है ये हमें ऑप्शन में नहीं देगा वो, ठीक है। तो हमें क्या देगा, अब 99 जो है इससे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कीजिए, एक बार तो डिवाइड हो रहा है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो अपने पास 7 बच जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, एक बार आपने ये जो डिवाइड किया है इसको यहाँ लिखिए, प्लस यहाँ जो शेषफल बचा इसको यहाँ पर ऊपर लिखिए, और ये हो गया अपने पास में। अब ये 13 और 1 14 हो गया, और 7/99। तो ये जो है आपके ऑप्शन में इस तरह से भी दे सकता है, और इसकी जगह वो आपको क्या दे सकता है, 14 पॉइंट क्या लगाएगा वो, 07 का बार, क्या लगाएगा, 14.07 का बार। अब ये बात आपको कैसे समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 2 बार 9 लिखा है, 2 बार 9 मतलब 2 संख्या लिखनी है, उनके ऊपर बार लगाना है, और वो संख्या क्या लिखनी है, जो अपने ऊपर है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ है अंश वाली, वही संख्या हम लिखते हैं और फिर बार लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ये 7/4 था और बार लगा रखा था, तो इसको हमने क्या लिखा, 74/99 समझा। अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा हमें करना पड़ा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ा, तो समझ में आना चाहिए कि क्या है, ठीक है। अब हम अगर 7 के पीछे 0 लगाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए 14.70 अगर आप करें, तो फिर ये गलत है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आगे 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 07 मतलब 7 ही है। थोड़ा सा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली होती हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो है ये आपके समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आज जो है आपको एलसीएम पढ़ के आना है, ठीक है। एलसीएम जो है ये सीख के आना है थोड़ा सा। एलसीएम मैंने 4th ग्रेड के लिए क्लास ली थी, तब सिखाया था, तो आप वहाँ से थोड़ा बहुत देख के आएँ। आज का आपका होमवर्क यही है, ठीक है, यही मान लीजिए आपका होमवर्क। बाकी ये जो क्वेश्चन है, तो 1-2 क्वेश्चन मैं और करवा देती हूँ आपको। जैसे देखिए 5.76, इसमें से हमें घटाना है क्या, 2.3 का बार, तो ये घटाना है और आपसे आंसर पूछा है। तो हम यहाँ करेंगे क्या, जो पॉइंट के पहले वाली संख्या है उनको साथ में ले लिया, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अपने पास में यहाँ पे ये 76 पूरे के ऊपर बार है, ठीक है। तो 76/99 माइनस 3 के ऊपर बार है, तो 3/9, इसको सॉल्व करना है अपने को, और प्लस में ये 3 चल रहा है। तो अब यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 99 आएगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ तो 76 का 76, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 11 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11×3 33 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, तो 6 में से 3 गए 3, और 7 में से 3 गए तो ये 43/99। तो ये जो हमने सोल्व किया ये अपने पास आ गया, और +3 अपना चल रहा था, तो 3 + 43/99। अब यहाँ पे देखिए ये हमने क्या किया, ये जो प्लस का चिन्ह था इसको हटा दिया, और ये क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं,
कौन सी भिन्न इसको कहते हैं, कौन सी फ्रैक्शन हम इसको कहते हैं, ये आपको पता नहीं होगा। आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये प्रॉपर भिन्न है, इम्प्रॉपर है, अनुचित है, कौन सी वाली भिन्न है। तो ये चीज़ें हम पढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि आप तो हमें सिलेबस का कराइए। सिलेबस में आपके नंबर सिस्टम है, भिन्न तो है ही नहीं। भिन्न नहीं है तो मैम हम तो भिन्न नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, भिन्न मत पढ़िए। एलसीएम नहीं है तो आप एलसीएम भी मत लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेना मत सीखिए, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। आपको भिन्न का जानकारी नहीं है तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो बेसिक जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बेसिक अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं मत सीखिए, आपके क्वेश्चंस होंगे ही नहीं आपसे। जब आपको बेसिक सीढ़ी नहीं पता है तो आप पहली सीढ़ी चढ़ने की जगह आप कह रहे हैं कि हमें डायरेक्ट आप 5वीं सीढ़ी पे चढ़ाइए, तो आप गिरेंगे ही, ठीक है। या तो गिरेंगे या फिर आप क्या करेंगे, चढ़ना ही छोड़ देंगे डर के मारे। तो थोड़ा सा क्या है, जो भी आपसे कोई भी टीचर कहता है तो उसकी बात मानिए, उस पर फेथ कीजिए अगर वो ठीक पढ़ा रहे हैं आपको। ये नहीं कि सिर्फ सिलेबस के पीछे ही पड़ गए कि सिलेबस में 10 टॉपिक है, ये 10 टॉपिक कब खत्म हो गए, ये 10 दिन में खत्म हो गए, मैंने सारी क्लासेस देख ली 2x पे 1x पे 2 बार देख ली, और अब तो मेरी मैथ जो है बिल्कुल शानदार जानदार हो चुकी है, अब मैं मैथ के 10x10 क्वेश्चन करके आऊँगी और मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। तो ये सब जो है आपके दिमाग का वहम है। 10 क्लासेज में कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता है तो आप अपने स्तर से कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें, छोटी छोटी चीज़ें सीखें। जो 6ठी 7वीं की गणित की किताब है वहाँ से उठाएं, वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें सीखें, लेकिन आप वहाँ पे नहीं सीखेंगे। पता है आप वहाँ पे जाकर नहीं सीखेंगे, क्योंकि जो है सीखने की इच्छा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आपको वहाँ पर समझ में नहीं आता, कोई समझाने वाला नहीं है, जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको समझाने वाला है पर आप समझना ही नहीं चाह रहे। आपको एलसीएम नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ना है। जब 4th ग्रेड की क्लास ली थी तो वहाँ पर मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, आपको याद हो कुछ, जो भी बच्चे अगर वहाँ से यहाँ पर आए होंगे तो नंबर सिस्टम जब पढ़ाया था तो आपने बहुत कमेंट किए थे कि नंबर सिस्टम यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं मैम, आप तो एलसीएम एचसीएफ पे आइए डायरेक्ट, अपने पास में तो एलसीएम एचसीएफ है टॉपिक में। तो फिर वहाँ पे भी वही हुआ था, नंबर्स का आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है प्राइम नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर। अब एलसीएम एचसीएफ के लिए सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। अब प्राइम नंबर आपको पता नहीं है, अभाज्य संख्या पता नहीं है, तो आप कैसे क्या करेंगे बताइए। आपको स्क्वायर्स पता नहीं है, स्क्वायर्स पता नहीं है आपको, तो फिर आप कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, क्या करेंगे। तो थोड़ा सा जो है, जो भी टीचर्स आपसे बोलते हैं उनको मानिए, और अपने को जैसे एक छोटा बच्चा होता है कि स्कूल में, उसी तरह से मान करके कुछ चीज़, जो भी सब्जेक्ट नहीं आता है तो उसको सीखने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि हम अब इतने बड़े हो चुके हैं तो हमें कोई क्यों सिखाएगा, हम क्यों सीखेंगे। तो ये भावना जब तक आपके मन में रहेगी तो आप मैथ क्या कोई सी भी सब्जेक्ट जो है नहीं सीख सकते। आपको नहीं आता है तो आप यही मान के चलिए हम बैठे हैं सीखने के लिए, और कोई हमें सिखाना चाह रहा है। कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आपके 2 चीज़ें ही आप सीखें वहाँ से, पर सीखिए। जब आपकी मेंटेलिटी होगी सीखने की कि हम सीख सकते हैं इस बंदे से जो भी है, इस व्यक्ति से, तो ही आप सीख सकते हैं। वरना देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा के चले जाएंगे, आपको कोई नहीं बताएगा कि ये एलसीएम मैंने कैसे लिया, क्यों लिया, अभाज्य संख्या क्या होती है, सिर्फ आपको डायरेक्ट बता देंगे और चले जाएंगे, और आप उसको देख के खुश भी हो जाएंगे कि हाँ हमने ये कर लिया है। लेकिन उससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, ये मैं अभी गारंटी के साथ बोल रही हूँ। आप चाहे कितने ही टीचर्स की यूट्यूब पे मैराथन ले लें, अलग अलग क्लासेस ले लें, कोर्स में ले लें, जब तक आप छोटी छोटी चीज़ों पर खुद पे ध्यान नहीं देंगे, टीचर्स, पहली बात तो टीचर्स बताए, उसके बाद खुद भी ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, तब जाके ही आपका जो है ये डर और चीज़ें अच्छे से आएंगी, ठीक है। तो आपका होमवर्क यही है आज, आपको कोई क्वेश्चंस इस टाइप के नहीं दिए जा रहे हैं। कल हम वापस से और प्रैक्टिस करेंगे, और मैं वापस से आपको एलसीएम भी साथ में सिखा दूंगी, ठीक है। लेकिन आज जो है, आज सिखा दूंगी तो आप खुद से कुछ नहीं करेंगे। आज अगर मैंने आपको एलसीएम यहाँ पे ये बता दिया है कि ये मैंने 99 और ये कैसे कर दिया, तो आप नहीं सीखेंगे, खुद से कोशिश नहीं करेंगे। ये मैंने अभी आपको बता दिया तो आप नहीं करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट क्लासेस में दोनों क्वेश्चंस को वापस से लेंगे, यहाँ पे मैं वापस से आपको एलसीएम सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये वाली क्लासेज आप देख लेना, थोड़ा बहुत आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा, और फटाफट से जो है कैसे हम देते हैं वहाँ पे मैंने थोड़ा लॉन्ग मेथड से बताया हुआ है, और हम शॉर्ट मेथड से यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो आज का होमवर्क यही है आपका, बाकी आप आराम से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।